हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ कौन था जी? असल में अमीर माविया को भेजने वाला मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पे हमला करने के लिए भेजने वाला जो बंदा है वो वलीद नहीं है जी, वो है हज्जाज बिन यूसुफ। और हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो था अंकल था, यानी कि चचा था किसका जी? मोहम्मद बिन कासिम का। और ये स्टोरी थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट होती है, मैं वहीं से आज स्टार्ट करूंगा ताकि आप भी समझ सकें जी। आज का श्रीलंका और उस वक्त का सैलून, आज का श्रीलंका और उस वक्त का सैलून, उसने क्या किया था जी? उसने गवर्नर ऑफ इराक जो है उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे थे। सैलून का जो नाम श्रीलंका रखा गया ना, ये अभी मैं यहां पे लिख देता हूं जी। 72 के अंदर नाम इसका चेंज होता है, 1972 के अंदर इसका नाम श्रीलंका रखा जाता है। जो आपको पता है जी, अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हैं तो इंडिया के बिल्कुल नीचे श्रीलंका मौजूद है, जिसको टीयर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया का आंसू कहा जाता है। तो इसका नाम जो है वो 1972 के अंदर चेंज होता है। इस तरह पाकिस्तान की एक डेट भी इसके साथ ही है, चलो वो भी मैं बता देता हूं। तो शिमला एग्रीमेंट होता है जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान होता है। तो ये जो बादशाह था ना सैलून का, उसने कुछ गिफ्ट भेजे थे गवर्नर इराक को, जो गवर्नर था इराक का। और उसको उस वक्त गवर्नर जो इराक का था वो उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ, जो ये लिखा हुआ है जी हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो 1992 के अंदर गवर्नर लगता है मदीना का, और ये चलता है जी 1994 तक। ये 2 साल तक गवर्नर रहता है मदीना के अंदर। आपको अगर थोड़ा सा मैं और इसका हिंट दे दूं, इस्लामिक हिस्ट्री साथ साथ टच होती जा रही है, तब मैं इसलिए बता रहा हूं साथ साथ ताकि आपकी जो भी ज़हन में आने वाले सवाल हैं वो क्लियर होते जाएं। तो ये जो बंदा है ना, जब ये था गवर्नर मदीना का, तो उस वक्त इसने मक्का पे हमला किया था, जिसकी वजह से मक्का की जो बिल्डिंग है वो भी टूट गई थी, जिसको दोबारा से तमीर करवाना पड़ा था। हज्जाज बिन यूसुफ असल में हमला करता है अब्दुल्ला बिन जुबैर पे। अब्दुल्ला बिन जुबैर वो पहला बंदा है जो हिजरत के बाद वो पहला बच्चा है जो मदीना मनव्वरा में पैदा हुआ था। तो जिस वक्त ये चल रही थी करबला, अमीर माविया, तो ये लोग तो अमीर माविया वाले जो है हजरत अली के बाद जो है वो पावर में आ गए थे, लेकिन मक्का से पावर पकड़ते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो ये जो पकड़ जाते हैं ना पावर, तो इन्होंने असल में किया क्या था कि ये जो हज्जाज बिन यूसुफ था वो था उमैया से, तो ये इसकी अपना टेन्योर था, अपने ये हुक्मरान के लिए फर्मा बरदार था, उसके कहने पे इसने हमला कर दिया, लेकिन इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी जी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी पुप्पी थी हजरत सफिया, उनके बेटे थे जुबैर बिन अव्वाम। जुबैर बिन अव्वाम के बेटे थे आगे ये अब्दुल्ला बिन जुबैर। जुबैर बिन अव्वाम की शादी होती है हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत अस्मा से। आपको पता है जी हजरत अस्मा जो थी वो आप सल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जब आप हिजरत कर रहे थे मदीना की तरफ, तो आप गारे सौर में ठहरे थे, तो आपके लिए खाना लेकर जाती थी। तो ये बेटे थे हजरत जो अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनके बेटे थे जी। अब्दुल्ला बिन जुबैर किनके बेटे थे? हजरत अस्मा और हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे थे, जो कि आप सल्लम की पुप्पी जात हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो हमला कर देता है जब मक्का पर। तो ये हुक्मरान होते हैं जी वहां पर, जो कि
अब मक्का में जब हमला करते हैं तो मक्का की बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार हो जाती है। उसके बाद ये 1994 से लेकर, सॉरी ये 1994 नहीं है, ये है 692 से 694, और ये यहां पे आगे जो ये गवर्नर बनते हैं 694 टू 714, यानी कि 714 तक ये गवर्नर रहते हैं। कहां के? इराक के। तो जब अब आ गया जी, आपको पता चल गया जी, ये जो नाम है इसका हिजाज बिन यूसुफ का, कि ये गवर्नर था इराक का। और अब आता है जी सैलून की बारी। तो सैलून जो अरब कंट्री थे ना, यानी कि अरब लोग थे, ये तजारत को बड़ा प्रमोट करते थे। तो इनके कुछ काफले जो हैं वो तजारत की गर्ज से आए होते हैं श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा वाकया हो जाता है कि कुछ लोग वहां पे मारे जाते हैं, कुछ बेवा जो हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि लुटे फुटे हुए होते हैं वापस आ रहे होते हैं, और कुछ गिफ्ट श्रीलंका के बादशाह की तरफ से गवर्नर इराक को दिए जाते हैं, जो कि रास्ते में इंडस रिवर इसमें अरेबियन सी के अंदर उनको लूट लिया जाता है बहरी कज़ाकों की तरफ से। और जो कि यहां पे जो हुक्मरान था उस वक्त वो था राजा दाहिर। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से डिमांड की कि आप ऐसा करो कि जितने भी हमारे लोगों का नुकसान हुआ है वो आप अपने पल्ले से पे करो, और हम मेरे जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ो। अब बात आती है कि हज्जाज बिन यूसुफ को पता कैसे चलता है कि ये जो मेरे काफले के ऊपर हमला हुआ है। तो एक नाहिदा नामी औरत है जी, नाहिदा, नाहीद भी बोलते हैं जी, नाहिदा भी, नाहीद, वो औरत जो है वो बहरी कज़ाकों के जो कैद से छूट जाती है, और फिर वो एक खत लिखती है गवर्नर इराक को। और वो क्या करता है जी, उसको पता चल जाता है कि मेरे इस तरह से जो है काफले पर हमला हुआ है। तो वो राजा दाहिर से डिमांड करता है कि इनको वापस करो और इनके जितना भी नुकसान हुआ है वो भी पूरा करो। और राजा दाहिर क्या कहता है जी कि ये कज़ाकों ने, यानी कि पायरेट्स जिनको बोलते हैं पायरेट्स, इन्होंने हमला किया है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं आते, लिहाजा मैं किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं अदा करूंगा। हमले के लिए जब राजा दाहिर इनकार कर देता है, वो दो बंदों के नाम आप लिख लें जी। एक का नाम है जी उबैदुल्ला और दूसरे का नाम था बुदेल। ये दोनों बंदे 711 में आते हैं जो कि इंडिया पर हमला करते हैं राजा दाहिर पर, लेकिन दोनों ही नाकाम रहते हैं। तो फिर उसके बाद जो वलीद है ना, उस वक्त उमैया का हुक्मरान, आपने याद रखना है कि हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो सिर्फ गवर्नर था, लेकिन उसके ऊपर जो हुक्मरानी थी वो पीछे किसकी थी? उमैया डायनेस्टी की। और उमैया डायनेस्टी का जो उस वक्त हुक्मरान था वो वलीद बिन अब्दुल मलिक था। जब ये दो दफा निकाम हो जाता है ना, तो वलीद बिन अब्दुल मलिक इसको कहता है जी अब आपने कोई बंदा जो है वो राजा दाहिर की तरफ हमले के लिए नहीं भेजना। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो गवर्नर था जी, वो वलीद बिन अब्दुल मलिक को कायल कर लेता है कि इस वक्त मुझे एक दफा और कोशिश करने दे, इस दफा मैं जो भी खर्चा आएगा, अगर एक सिक्का, एक दिनार या एक दिरहम खर्चा आएगा तो मैं उसके बदले में 10 दिरहम वापस करूंगा। वो मान जाता है जी। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ सिंध फतह करने के लिए भेज देता है जी। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के लिए आता है 712 के अंदर। ये तो है जी इसका। अब मैं थोड़ा सा मोहम्मद बिन कासिम आपके साथ डिस्कस कर दूं। तो मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते हैं 695 के अंदर, और ये पैदा होते हैं ताइफ के अंदर। और इनकी इंतकाल जो है, यानी कि इनको जो फांसी दी गई थी वो है 715 के अंदर। ये था
मोहम्मद बिन कासिम का टोटल टेन्योर। हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है 714 के अंदर। हज्जाज बिन यूसुफ इसका चचा था और मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे, यानी कि हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी की शादी जो है वो मोहम्मद बिन कासिम से हुई होती है। जब ये इंडिया के लिए आता है ना तो उस वक्त इसकी उम्र जो है यानी कि एज सिर्फ 17 ईयर का था ये। तो 7 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में ये सिंध फतह करने के लिए आता है और करता भी है। एक सवाल जो इसके बारे में ये पूछा जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ कितनी आर्मी लेकर आए थे, तो जब इन्होंने सिंध पे हमला किया था तो इनके पास 12,000 आर्मी थी जब इन्होंने सिंध पर हमला किया था, जिनमें से 6,000 घोड़े सवार भी शामिल हैं। अच्छा, जब मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है जी सिंध पे तो इसके जो हमले हैं वो टोटल 7 हमले हैं जो ये करता है। सबसे पहला ये दीबल पे, फिर ये नैरून पे, फिर ये आता है जी सेहवान पे, फिर ये दाहिर पे, ब्रह्मनाबाद, फिर अरोर, फिर मुल्तान। ये 7 हमले करता है और आखिरी 715 तक ये मुल्तान फतह कर चुका होता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे ये 7 हमले इनके। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में मैंने आपको बता दिया जी, ये जो कौन थे गवर्नर इराक, ये आपका यहाँ पे क्लियर होता है, मैंने डिटेल इसके बारे में शेयर कर दी। अब हम मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस करेंगे और इनके हमले जो इन्होंने किए हैं। सबसे पहला इनका हमला है जी दीबल पर। तो दीबल जो है ना ये पोर्ट है जी सिंध में, और ये जो मकरान का एरिया है, कोस्टल मकरान हम बोलते हैं ना, तो ये मकरान का जो एरिया है ये यहां पे आकर उतरते हैं और फिर ये आगे दीबल पर हमला करते हैं, जो कि उस वक्त जो बादशाह था या गवर्नर था उस एरिया का, दीबल का जो गवर्नर था उसका नाम तो नहीं कहीं मेंशन, लेकिन ये वहां पे मेंशन है कि वो पोता था, भतीजा था उसका राजा दाहिर का। तो जब राजा दाहिर हमला करता है ना जी दीबल पर, तो दीबल फतह नहीं हो रहा होता, दीबल पे बड़ा जोर लगाया जा रहा होता है और दीबल फतह नहीं हो रहा होता, लेकिन बहुत मुश्किलों से आखिरकार वहां के कबायली इलाकों को मिला के, जो लोग हिंदुओं से तंग थे उनको साथ मिला के मोहम्मद बिन कासिम दीबल को फतह कर लेते हैं जी। और दीबल के बाद ये आगे चलते हैं नैरून की तरफ, इसको नैरन भी कहते हैं और नैरून भी कहते हैं। यहां पे हुकूमत जो होती है वो होती है बुद्धिज्म लोगों की, जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना उनकी हुकूमत होती है। तो ये लोग, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है, ये तो किसी इंसान को कत्ल करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी जानवर का गोश्त नहीं खाते। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा कि हम जो है लड़ाई नहीं करेंगे, हम इलाका छोड़ते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ नैरून पर कब्जा कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद वो चलता है जी सेहवान की तरफ। इसको सेहवान भी कहते हैं और सुहान भी कहते हैं। तो सेहवान की तरफ चलता है तो वो उस वक्त जो वहां पे गवर्नर था ना राजा दाहिर की तरफ से, वो उसका कजन था और कजन का नाम था बाजरा। तो आपने याद रखना है जी सेहवान, और इसके जो गवर्नर था उस वक्त उसका नाम था बाजरा। ये कजन था जी राजा दाहिर का। इसने भी बड़े मुश्किल से बड़ा टफ टाइम दिया मोहम्मद बिन कासिम को। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब इसको भी फतह कर लिया तो फिर वो दाहिर की तरफ बढ़ता है जी। राजा दाहिर जो है वो अपनी पूरी फौज के साथ इसका मुकाबला करता है, क्योंकि वहां पे डू और डाई वाला मामला बन जाता है। लेकिन इनके दरमियान में होता है इंदस रिवर, एक तरफ होती है राजा दाहिर की फौज, एक तरफ होती है मोहम्मद बिन कासिम की फौज। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उसको अब इंदस रिवर क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो लेकिन फिर उस मोहम्मद बिन कासिम के ज़हन में
एक आइडिया आया और उन्होंने क्या किया कि हुक्म दिया कि जो ये कश्तियां हैं ना, इनको उल्टा करके इनका ब्रिज बना दिया जाए इंदस रिवर पर, और फिर सारी फौज जो है वो उसी ब्रिज से क्रॉस कर जाती है इंदस रिवर को, और दूसरी तरफ जो जिसकी फौज होती है राजा दाहिर की, उसके साथ मुकाबला करती है। राजा दाहिर जो होता है वो हाथी पर बैठकर जो है फुल मुकाबला कर रहा होता है, पूरी जान से लड़ रहा होता है, और उसको जो है ना बड़ी मतलब कामयाबी भी मिल रही होती है। लेकिन होता क्या है कि दरमियान में जब जंग बड़े जोबन पर होती है तो उसका जो हाथी होता है वो डर जाता है किसी वजह से, और वो इतना डरता है कि वो राजा दाहिर को लेकर इंदस रिवर में जो है ना वो चला जाता है। लेकिन राजा दाहिर अपने आप को वहां पे सेफ एंड साउंड बचाकर बाहर ले आते हैं। लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं तो उनकी आर्मी को ये लग रहा होता है कि उन्होंने अपना राजा खो दिया है, और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और राजा दाहिर जो है वो दोबारा घोड़े पे सवार होता है और दोबारा लड़ता है और अपनी आर्मी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे हूं आपके दरमियान, आप लोग लड़े। लेकिन वहां पे जो हलचल इतनी मच चुकी हुई होती है कि कोई बंदा दोबारा इकट्ठा नहीं होता, और राजा दाहिर जो है वो मोहम्मद बिन कासम की आर्मी के हाथों वहां पे मारा जाता है। लेकिन यहां पे बात थमती नहीं है। जब मोहम्मद बिन कासम फिर उस किले पे कब्जा करने के लिए जाता है जो राजा दाहिर की तरह का होता है, तो वहां पे उसको उसकी जो बेवा होती है रानी बाई जो है वो बड़ा टफ टाइम देती है जी राजा दाहिर इसको, मोहम्मद बिन कासम को। वो 15,000 लोगों के साथ रेवार, इसको रेवार भी कहते हैं और रोआर भी कहते हैं। अच्छा, जब ये इस किले में शामिल हो जाते हैं ना, तो फिर ये सरेंडर करने के लिए जो है वो नहीं मानते कि हम सरेंडर करें। तो मोहम्मद बिन कासम जो है वो फिर इनके ऊपर हमला करता है, और जब ये लोग, इनको यकीन हो जाता है कि अब जो है वो हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये इनकी एक सरमनी है जिसको हम कहते हैं जोहार सरमनी। इसको जोहर भी पढ़ा जाता है और जोहार भी पढ़ा जाता है, जोहार सरमनी। ठीक है, इसमें होता क्या है जी, ये जो रानी बाई है ना, ये अपने आप को आग में जला लेती है। जितनी भी औरतें होती हैं वहां पे किले के अंदर, और जितने भी लोग होते हैं वो अपने आप को, यानी कि ज्यादातर ये औरतों के लिए ही होती है, तो ये अपने आप को उसके अंदर जला लेती है सरेंडर करने की बजाय। आपने फिल्म भी देखी होगी वो रानी पद्मावती की, वो भी इसमें इसी तरह करती है। उस फिल्म जो अलाउद्दीन उस वक्त जो हुक्मरान होता है वो उसके पीछे जाता है, तो वो भी अपने आप को जला लेती है। उसको जोहार सरमनी कहते हैं हिंदुओं की जुबान में। तो ये जो है मोहम्मद बिन कासम जब दाहिर के उस किले को भी फतह कर लेता है, तो फिर वो आगे बढ़ता है जी ब्रह्मनाबाद की तरफ। ब्रह्मनाबाद में उसका एक बेटा होता है जी, जिसका नाम है जय सिंह जो होता है वो राजा दाहिर का बेटा होता है, वहां पे गवर्नर। तो मोहम्मद बिन कासम जो है वो अपना मार्च कर देते हैं ब्रह्मनाबाद की तरफ। ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, ये हो गया, ये भी हो गया, ये और ये। अब हमने ये करना है जी ब्रह्मनाबाद। ठीक है, और इसका जो गवर्नर होता है उसका नाम है जी जय सिंह, जो कि राजा दाहिर का बेटा होता है जी। ठीक है, जय सिंह, इसको भी फतह कर लिया जाता है जी मोहम्मद बिन कासम की जानब से। तो फिर वो चाहते हैं अरोर की तरफ। अरोर में एक और बेटा होता है मोहम्मद बिन उसका राजा दाहिर का, वो हुक्मरानी कर रहा होता है। और अरोर का जिक्र करना यहाँ पे इसलिए जरूरी है कि अरोर वाज अ कैपिटल ऑफ सिंध। सिंध का कैपिटल था जी ये अरोर। अरोर को फतह करने के बाद
सिंध जो है वो कंप्लीटली तौर पर मोहम्मद बिन कासिम के हाथों में आ जाता है, यानी कि सिंध के ऊपर जो हुकूमत होती है वो मोहम्मद बिन कासिम की होती है। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो फैसला करता है कि वो अगली फतुहात भी करेगा, आगे बढ़ेगा। तो वो फिर मुल्तान की तरफ मार्च करता है। अरोरा हो गया तो हमारे पास आता है मुल्तान, तो मुल्तान की तरफ उसका मार्च हो जाता है जी। और मुल्तान ये फतह करते हैं 715 ईडी में। ये इसकी आखिरी फतुहात में से एक है जी। इस शहर को अरब लोगों की तरफ से सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया था। सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान को कहा गया था जी। जैसा कि अब अगर पीपीएससी में जो सवाल आता है या वन पेपर में, वो पूछते हैं जी सिटी ऑफ सेंट यानी कि सूफियों का जो शहर है वो कौन सा है, तो वो मुल्तान है। रुकने आलम बहाउद्दीन जकरिया जिसका नाम से जो मशहूर है, उनका मज़ार जो है वो यहीं पे है जी मुल्तान के अंदर। तो मुल्तान जो है वो उसको अरब लोगों की तरफ से सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया जी। सिटी ऑफ गोल्ड मुल्तान को कहा गया क्योंकि अरब लोगों को यहां से सोना बहुत बड़ी भारी मकदार में मिला था, इसलिए इसको सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया अरब लोगों की तरफ से। और जब ये यहां पे था तो फिर होता गया कि पीछे से वलीद बिन अब्दुल मलक उसकी वफात हो जाती है। एक डेट मैं यहां पे भूल गया हुआ हूं, वो मैं यहीं पे आपके सामने लिख देता हूं। जो था ना राजा दाहिर, उसका टेन्योर जो बनता है ना, यानी वो 695 के अंदर एडी में वो हुक्मरान बनता है और 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम इसको शिकस्त दे देता है। और इसके वालिद का नाम राजा चच था जी, राजा चच। ये आप साथ ऐड कर लीजिएगा जी। राजा चच जो है वो वालिद था राजा दाहिर का। वो तो मैं आपको बता चुका कि मोहम्मद बिन हिजाज बिन यूसुफ जब 714 में वफात पा जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम अकेले रह जाते हैं। और बाद में जो वलीद बिन अब्दुल मलक है वो भी 715 में वफात पा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की जो शहादत की स्टोरियां हैं ना, वो वैसे तो बहुत सारी हैं जो डिस्कस होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हिस्ट्री लिखने वाले लिखते हैं वही वाली स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये स्टोरी जो रिलेट करती है वो डॉटर्स हैं जी राजा दाहिर की, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध फतह कर लिया तो फिर वलीद बिन अब्दुल मलक को तोहफातन 2 जो बेटियां हैं वो राजा दाहिर की भेजी थी। किसको? वलीद बिन अब्दुल मलक को। उन 2 बेटियों का नाम क्या था? उनमें से एक तो थी सूरिया देवी और दूसरी थी परमाल देवी। ये जो उसकी बेटी है ना, ये वाली, इसको सूरिया देवी को जो वलीद बिन अब्दुल मलक है वो, क्योंकि उस वक्त गुलामों को क्या होता था, वो एक हरम होता था, तो वहां पे औरतें रखी जाती थी बादशाह की, जिनके साथ वो अपनी जो एज ए अजवाजी जिंदगी जैसे जीते हैं उसी तरह से जीते थे। तो इसको उसने ऑनर बख्शा कि वो रात को इसके साथ रात गुजारेगी। लेकिन जब उसने ये कहा कि आप मेरे साथ रात गुजारेंगी, तो होता क्या है कि सूर्या देवी जो है वो रोना शुरू कर देती है। उसके ज़हन में एक आइडिया आता है, या उसने पहले से सोचा हुआ होता है। तो उसके ज़हन में जो आइडिया आता है वो कहती है कि उससे जब बादशाह पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हैं, तो वो कहती है कि आपने मुझे जो एजाज़ बख्शा है मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा, लेकिन आपके साथ ये खयानत मोहम्मद बिन कासिम पहले कर चुका है। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मेरा मिस यूज़ पहले ही इंडिया के अंदर कर चुका है। तो फिर जिस पे वलीद बिन अब्दुल मलक बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन बाद में जब सलमान बिन अब्दुल मलक
जो है वो आता है 715 में वफात हो जाती है वलीद बिन अब्दुल मलिक की। तो फिर इसका भाई हुक्मरान बन जाता है सलमान बिन अब्दुल मलिक। सलमान बिन अब्दुल मलिक जब हुक्मरान बनता है तो उसकी तो पहले से ही टसल चलती थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो वो उसको बुलवा लेता है वापस, यानी कि सीरिया में। तो नेर मूसल जो है मोहम्मद बिन कासिम को वो फांसी दे दी जाती है, उनको जो कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि सूर्या देवी जो है वो महज अपना इंतकाम लेने के लिए ये बात करती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उसने कोई ऐसी खयानत की थी। लेकिन उसके बाद फिर सलमान बिन अब्दुल मलिक को भी बड़ा दुख होता है, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए फिर उसने इन दोनों बहनों को जो घोड़े हैं उनके साथ बांध दिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक ये दोनों बहनें मर नहीं गई। तो इस तरह से इनका भी इंजाम होता है। यहां तक हमने जो स्टोरी जो है वो बयान की है वो सारी, अब हमने मोहम्मद बिन कासिम को एंड किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमने अब स्टार्ट करना है, आगे हम जाएंगे गजनवी खानदान, फिर गौरी खानदान, फिर स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद आगे सारी तुगलक जो आते हैं, उसके बाद जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव के बाद खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी के बाद तुगलक है, फिर खिजर है या सैयद है जिसको कहते हैं सैयद डायनेस्टी है, फिर लोधी डायनेस्टी है, फिर मुगल डायनेस्टी है। इन सब को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है जो इंडियन हिस्ट्री में कंप्लीट होगी। यहाँ तक जो है ना ये शॉर्ट स्टोरी थी। आगे जो एमसीक्यूज आएंगे वो डिटेल से डिटेल होते जाएंगे और हम इसको जितना करीब जाते जाएंगे पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के करीब, उतना हम इसको डिटेल और डेप्थ के साथ पढ़ते हुए जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट में हम गजनवी और गौरी खानदान को डिस्कस करेंगे।